एक रिपोर्ट के हिसाब से तालिबान ने जो लोकल लीडर्स हैं वहाँ के, अफगानिस्तान के उन लोकल रिलीजियस लीडर्स, उनसे ये कहा है, उनसे ये डिमांड की है कि ऐसी लिस्ट की जो 15 साल की लड़कियों से ऊपर की हो और 45 की उम्र की कम जो विडोज़ हैं, ऐसी लिस्ट उन्होंने मांगी है। वो ऐसी लड़कियों की और औरतों की शादी अपने फाइटर्स से कराने की डिमांड रख रहा है। ये शरिया नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। पूरी दुनिया को मालूम है, हमको मालूम है कि तालिबान की वापसी हो चुकी है और इस टाइम जो दुनिया में सबसे ज्यादा चर्चे हो रहे हैं किसी टॉपिक पे, तो वो है कि व्हाट इज शरिया लॉ। तालिबान कौन से राइट्स देगा इनको, इसको जानने के लिए हमको चलना होगा पास्ट में। जब 1996 से 2001 में इन लोगों ने रूल किया था, तब इन्होंने शरिया लॉ को इंप्लीमेंट किया था और वुमेन्स को उस टाइम क्या राइट्स मिले थे, क्या नहीं मिले थे, क्या हालत हुई थी उनकी औरतों की, जिसको सोच के वो अभी डर रही हैं कि उनके साथ वापस कहीं वैसा ना हो। क्योंकि जब ये रूल कर रहे थे उस टाइम औरतों को घर से बाहर तक निकलने की इजाजत नहीं थी। वो निकल भी सकती थी तो किसी मेल गार्डियन के साथ ही निकल सकती थी। स्कूल में लड़कियों को पढ़ने की इजाजत नहीं थी। तो सीधी सी बात है कि औरतों को जहां पे बाहर निकलने की इजाजत नहीं थी, जहां पे स्कूलिंग एजुकेशन को बंद कर दिया गया था, आज जब औरतें वो सोच रही होंगी वापस, तो उन्हें डर तो लग रहा होगा। तो व्हाट इज शरिया लॉ? ये कुरान और प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम की लाइफ टीचिंग्स और जो लर्निंग्स थे, कुरान और प्रॉफिट्स की हदीस, इन दोनों के बेसिस पे कुछ इंटरप्रिटेशंस को निकाला जाता है। यही है शरिया लॉ। और इंटरप्रिटेशन की एक खास बात होती है, ये हर इंसान, हर ऑर्गेनाइजेशन, हर ग्रुप, हर कंट्री अलग अलग निकाल सकता है। हर इंसान का एक अलग इंटरप्रिटेशन होता है किसी भी चीज़ के बेसिस पे। वो अपनी इंटेलिजेंस से, अपने दिमाग को इस्तेमाल करके, अपनी नॉलेज के बेसिस पर अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकाल सकता है। शरीयत कोई सिस्टमैटिक किताब नहीं है जो लिखी गई है किसी के थ्रू या इवन प्रॉफिट के थ्रू। ये ऐसी कोई किताब नहीं है जो सिस्टमैटिक लिखी गई। ये इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है सिचुएशन के हिसाब से। लोगों को लगता है कि शरीयत एक ऐसी चीज़ है जो लिखी गई है और उसको पढ़ के डिसीजंस लिए जाते हैं। नहीं, ये कुरान और प्रॉफिट की जो हदीस है, इनको पढ़ के सिचुएशन के हिसाब से कुछ इंटरप्रिटेशंस निकाले जाते हैं कि इस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए, उस सिचुएशन में ऐसा करना चाहिए। यही है शरिया का लॉ। एग्जांपल में हम लेते हैं पेंडेमिक का, कि कैसे अलग अलग इंटरप्रिटेशन इस्लामिक स्कॉलर्स भी निकाल सकते हैं। मौलाना तारिक जमील इस्लाम के सबसे फेमस स्कॉलर्स में से एक हैं। इन्होंने एक इंटरप्रिटेशन निकाला था पेंडेमिक के टाइम, जब लोग इनसे पूछ रहे थे कि हम घर में ही नमाज पढ़ें या हम मस्जिद में जाके नमाज पढ़ें। तो प्रॉफिट की लाइफ को रेफरेंस में रख के इन्होंने एक इंटरप्रिटेशन निकाला था कि आप चाहो तो घर में भी नमाज पढ़ सकते हो। और बहुत सारे मुस्लिम घर में भी नमाज पढ़ रहे थे, लेकिन वही दूसरे इस्लामिक स्कॉलर्स थे, वो ये कह रहे थे कि नहीं, नमाज तो आपको मस्जिद में ही पढ़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि मौत तो आनी ही है, वो तो अल्लाह की तरफ से आएगी। तो दो अलग अलग इंटरप्रिटेशंस निकले थे। तो कुछ मुस्लिम मस्जिद में नमाज पढ़ रहे थे, कुछ घर पे ही नमाज पढ़ रहे थे। तो ये क्या है? ये कुरान और प्रॉफिट की लाइफ जो उनकी हदीस थी, उनके बेसिस पे कुछ इंटरप्रिटेशंस निकाले जा रहे थे। कोई कुछ बोल रहा था, कोई कुछ बोल रहा था। तो कोई शरिया लॉ कोई एक किताब नहीं है जो लिखी गई है और उसके बेसिस पे आपको डिसीजन मिल रहे हैं। ये इस्लामिक स्कॉलर्स, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, ये इनकी ये नॉलेज, दो जो रेफरेंस है कुरान और हदीस, इनके बेसिस पे जो इंटरप्रिटेशन निकाला जा रहा है, यही है शरिया का लॉ। और यही रीजन है कि कुछ कंट्रीज ऐसी हैं, जहां मुस्लिम कंट्रीज कुछ ऐसी हैं जहां पे लड़कियां पूरे हक के, पूरे राइट के साथ पढ़ाई भी करती हैं, बाहर भी निकलती हैं। तो वहीं कुछ कंट्रीज में इन पे बाहर निकलने पे भी पाबंदी है और इनकी पढ़ाई पे भी पाबंदी है। तो इसीलिए बहुत सी मुस्लिम कंट्रीज के बीच में भी डिसएग्रीमेंट्स आता है, क्योंकि हर कंट्री में अलग अलग शरिया, हर कंट्री अपनी इंटेलिजेंस, अपनी गवर्नमेंट के इंटेलिजेंस, उनके ऑर्गेनाइजेशन जो डिसाइड करते हैं, जो इस्लामिक स्कॉलर्स हैं, जो उनके इंटेलिजेंस के हिसाब से, उनकी नॉलेज के हिसाब से इंटरप्रिटेशन निकालते हैं, उसके बेसिस पे ये शरिया लॉ लिखा जाता है। हर कंट्री के लिए वो अलग होता है, किसी भी कंट्री ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सेम नहीं होता। जो अफगानिस्तान का शरिया का लॉ होगा, वो जरूरी नहीं कि पाकिस्तान के जो मुस्लिम है वो भी उसको फॉलो करे, वो उनके लिए नहीं होगा। अफगानिस्तान का जो शरिया का लॉ होगा वो अफगानी पीपल के लिए ही होगा, ना कि पाकिस्तान या सऊदी के मुसलमानों के लिए। 1996 से 2001 के बीच जो ड्रेस कोड था मुस्लिम औरतों का, ये भी तालिबान की गवर्नमेंट ने ही डिसाइड किया था। वो क्या पहनेंगी, वो घर से किसके साथ बाहर निकलेंगी, वो किससे शादी करेंगी। फोर्सफुली कई औरतों की शादी मिलिटेंट से कराई जाती थी, कि इवन बिहेवियर तक पर रिस्ट्रिक्शंस लगे थे वहां की औरतों पे। यहां तक कि बहुत सारे जो ट्रक्स थे उसमें जो इनकी पुलिस थी वो राउंड लगाया करती थी, और कोई भी औरत इनको बाहर दिखती थी इनके रूल को तोड़ते हुए, तो उस औरत को बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया जाता था। 1996 में काबुल में एक औरत ने नेल पॉलिश लगाई थी तो उसका अंगूठा काट दिया गया था। और अगर ऐसा पास्ट होगा किसी देश का किसी औरतों के लिए, तो वो औरत एक फ्यूचर के लिए तो डरेंगी ही, क्योंकि अब तालिबान वापस आ चुका है। एक रिपोर्ट के हिसाब से तालिबान ने जो लोकल लीडर्स हैं वहां के, अफगानिस्तान के उन लोकल रिलीजियस लीडर्स,
उनसे ये कहा है, उनसे ये डिमांड की है कि ऐसी लिस्ट की जो 15 साल की लड़कियों से ऊपर की हो और 45 की उम्र की कम जो विडोज़ हैं, ऐसी लिस्ट उन्होंने मांगी है। वो ऐसी लड़कियों की और औरतों की शादी अपने फाइटर्स से कराने की डिमांड रख रहा है। ये शरिया नहीं है, ये इस्लाम नहीं है। शरिया का लॉ कहीं भी ये अलाउ नहीं करता कि जबरदस्ती किसी औरत से शादी की जाए। इवन अगर आप रूलिंग पार्टी भी हो तो आप आपके देश की लड़की से भले ही शरिया लॉ इंप्लीमेंट भी आप कर दोगे, उसके बावजूद भी इस्लाम आपको परमिट नहीं करता कि आप बिना इजाजत किसी लड़की से शादी करो। इवन जब प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम के पास हजरत अली पहुंचे उनकी बेटी का रिश्ता लेने के लिए, तो प्रॉफिट मोहम्मद ने पीस बी अपॉन हिम, उन्होंने पहले फातिमा पीस बी अपॉन हिम इनसे परमिशन ली, अपनी ही बेटी से परमिशन लेना। फाउंडर ऑफ इस्लाम अपनी बेटी से परमिशन लेते हैं कि आपकी शादी के लिए रिश्ता आया है, मैं कर दूं। ये हाँ क्यों नहीं की? घर गए, फातिमा अली का रिश्ता आया है, कर दूं। हम तो बेटियों से पूछते ही नहीं, ऐप समझते हैं बेटियों से पूछना। और यहाँ पे तालिबान के लोग शरीयत के नाम पे लिस्ट बनाते हैं कि ऐसी लड़कियों को लिए लिस्ट हमें दो, हम अपने फाइटर से उनकी शादी कराएंगे। ये इस्लाम नहीं है, ये शरीयत का लॉ भी नहीं है। ये अफगान पीपल अपनी पावर का गलत यूज कर रहे हैं। ये लोग अपने आप को इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कहते हैं। ये अगर कुछ आने वाले दिनों में ये अगर अमीरात बनता है तो जो तालिबान के सुप्रीम लीडर है मुल्ला हिबातुल्ला, ये सुप्रीम लीडर है, क्योंकि ये सुप्रीम लीडर रहेंगे। और अगर अफगानिस्तान अमीरात बनता है तो ये हिबातुल्ला जो है ये इसके अमीर कहलाएंगे। अमीरुल मोमिनीन मतलब एक लीडर, अमीरात का जो लीडर होता है उसको अमीरुल मोमिनीन अमीर कहते हैं। तो अफगानिस्तान का जो लीडर बनेगा वो बनेगा मुल्ला हिबातुल्ला। औरतों के साथ साथ जो परेशानी वहाँ के ऐसे लोकल लोगों को होगी जिन्होंने यूएस फोर्स का साथ दिया था तालिबान से लड़ने के लिए, जिन्होंने अपनी ही गवर्नमेंट का साथ दिया था तालिबान से लड़ने के लिए, ऐसे लोग जो अभी वहाँ रह गए हैं, जो देश को छोड़ के जा नहीं पाए, ऐसे लोगों के लिए बहुत परेशानी आएगी इन फ्यूचर। हालांकि कंटिन्यू भले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस अब तालिबान करके अपनी इमेज को अच्छा दिखा रहा हो कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन एक्सपर्ट्स के अकॉर्डिंग वो ये इसीलिए कर रहा है क्योंकि ये एक ग्लोबल अटेंशन ले चुके हैं, लोग इनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन को स्टेबल करने के लिए, अपनी इमेज को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं। क्योंकि 1996 और 2001 के बीच में तो जब ये पावर में थे, इन्होंने जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे उसको भी सस्पेंड कर दिया था। 1996 से 2001 के बीच में जो इनका प्रोमिनेंट गोल था, वो प्रोमिनेंट गोल यही था कि हम एक ऐसा स्टेट ऑफ अफगानिस्तान को बनाएं जिसमें हम स्ट्रिक्टली शरिया के लॉ को इंप्लीमेंट कर सकें। जब उस टाइम आपने ये सब किया था तो वही आइडियोलॉजी अभी भी आपकी है कि आप एक इसको शरिया का लॉ लाना चाहते हैं। तो लोगों का डर बिल्कुल जायज़ है कि जो इंटरप्रिटेशन आपने पहले लाए थे अभी भी आप वही लाएंगे, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी तो अभी भी वही है कि आप शरिया का लॉ को स्ट्रिक्टली लागू करना चाहते हैं। पिछले 20 सालों में जर्नलिस्ट को असैसिनेट किया गया, जो इनके अगेंस्ट में बोल रहे थे, जो इनको रिवील कर रहे थे, जो लिबरल क्रिटिक्स थे उनको असैसिनेट किया है, उनको मारा गया है। तो ये जो रिकॉर्ड्स, जो इनकी ये जो हिस्ट्री है, ये इनके जो स्टेटमेंट्स हैं अभी कि हम ऐसा नहीं करेंगे, हम राइट्स देंगे, इनकी हिस्ट्री इनकी बातों पर ट्रस्ट करने के लिए इजाजत नहीं देती है। तालिबान राइज कैसे हुआ, तालिबान कैसे गिरा और तालिबान ने फिर कमबैक कैसे किया, ये अगर आपको जानना है तो उसके लिए जो वीडियो थी वो मेरे पर्सनल चैनल पे है, उसको डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। तालिबान कैसे बना, तालिबान राइज कैसे हुआ, तालिबान फॉल कैसे हुआ, यूएस ने कैसे इन्वेट किया और तालिबान ने कैसे कमबैक किया, अगर ये आपको जानना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक है, वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसे भी सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को भी पर्सनली जाके सब्सक्राइब करें।